नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम उस पहले साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने असल में इस विशाल भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया था, मौर्य साम्राज्य। एक ऐसा दिलचस्प सफर जो एक बहुत ही सख्त राज्यकला और कूटनीति से शुरू होकर शांति, दर्शन और सह-अस्तित्व के एक सुनहरे युग तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट देखते हैं आज हम किन किन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मौर्यों के उदय से, फिर उनके कमाल के प्रशासन को समझेंगे। उसके बाद कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, बेहतरीन मौर्य कला और आखिर में साम्राज्य के पतन और आज तक मौजूद उनकी शानदार विरासत को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मौर्यों के उदय की तरफ। नंदवंश के अंत से लेकर भारत के पहले महान साम्राज्य के बनने तक का सफर। जरा सोचिए, उस समय का भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और विदेशी हमलों का खतरा अलग से मंडरा रहा था। ऐसे में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मास्टरमाइंड गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य के साथ मिलकर शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका और बस यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने ग्रीक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी धूल चटा दी और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। फिर 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार गद्दी पर बैठे और अंततः 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली, जिनके राज में यह साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं उनके प्रशासन और अर्थशास्त्र की उस बेहतरीन राज्यकला की ओर। देखिए, इतना बड़ा इलाका जीतना एक बात है, लेकिन उसे बिना किसी गड़बड़ी के चलाना ये एक बिल्कुल अलग लेवल का चैलेंज है। यहीं काम आया उनका बेहद सुलझा हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा के काम बहुत ही साफ शब्दों में बताए गए थे। एक मौर्य शासक का सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं था, उसे संयमी और न्यायप्रिय भी होना होता था। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, लालच और गुस्से से दूर रहना और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना, यही एक अच्छे राजा की निशानी मानी गई थी। अब इतने विशाल साम्राज्य को सिर्फ राजधानी पाटलिपुत्र में बैठकर कंट्रोल करना तो नामुमकिन था, है ना? तो उन्होंने क्या किया, पूरे राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन चक्रों की कमान राजकुमारों के हाथ में होती थी और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 18 मुख्य विभाग थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। सच कहूं तो ये उस जमाने की एक बहुत ही विशाल और एडवांस्ड ब्यूरोक्रेसी थी। लेकिन ये पूरा सिस्टम सिर्फ मंत्रियों और अधिकारियों के भरोसे नहीं चलता था। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनका एक बहुत ही जबरदस्त और थोड़ा खौफनाक जासूसी नेटवर्क भी था। चाणक्य ने जासूसों का पूरा एक जाल बिछा रखा था। पहले संस्था, जो एक ही जगह रहकर स्टूडेंट या आम गृहस्थ बनकर जानकारी निकालते थे, और दूसरे संचारी, जो सन्यासी या व्यापारी का भेष बदलकर पूरे राज्य में घूमते रहते थे। ये नेटवर्क इतना सटीक और अचूक था कि शायद आज की मॉडर्न खुफिया एजेंसियां भी इसे देखकर हैरान रह जाएं। अब आते हैं इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, कलिंग युद्ध और इस विस्तार की भारी कीमत 1 लाख। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की ये वो चौंका देने वाली संख्या है जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख लोग बंदी भी बनाए गए थे। इस भयानक तबाही, चीख पुकार और अपार खून खराबे ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि अशोक के भीतर एक ऐसा गहरा भावनात्मक बदलाव था जो दुनिया के इतिहास में सच में अनूठा है। और यहीं से शुरुआत होती है अशोक के परिवर्तन की और उनके धम्म के मार्ग की। युद्ध के नगाड़ों की आवाज, जिसे भेरी घोष कहा जाता था, अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसकी जगह ले ली थी धम्म घोष ने, यानी नैतिकता और शांति की पुकार ने। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। यह धम्म कोई नया धर्म या संप्रदाय का नियम नहीं था जिसे लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा हो, बल्कि यह एक मॉरल और सिविक कोड था। इसमें अहिंसा, हर धर्म की इज्जत करना, पशुओं का कल्याण और शांति से मिलजुल कर रहने की बात थी। इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने का एक बेहतरीन तरीका था। अशोक ने इसे सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे ग्राउंड लेवल पे लागू किया। जानवरों की बलि और जंगलों को बेमतलब जलाने पर तुरंत रोक लगा दी गई। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास ऑफिसर्स बनाए, जिनका काम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना था। जन कल्याण के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाएं और अस्पताल खोले गए। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने शांति के दूतों को श्रीलंका से लेकर पश्चिम एशिया तक भेजा। उस जमाने में शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने का एक बहुत ही ऐतिहासिक और अनोखा भू-राजनीतिक कदम था। आइए अब जरा उनके दौर की बेमिसाल कला और वास्तुकला पर नजर डालते हैं, जो आज भी पत्थरों पर उकेरी हुई है।
आर्ट और आर्किटेक्चर के मामले में तो ये युग सच में अद्भुत था। अनुश्रुतियों की माने तो अशोक ने पूरे साम्राज्य में करीब 84,000 स्तूप बनवाए। विशाल चट्टानों और एकदम चमकते हुए पॉलिश वाले पत्थरों के पिलर्स पर राजा के संदेश यानी शिलालेख लिखवाए गए। सारनाथ का वो मशहूर लायन कैपिटल तो आपको याद ही होगा, जिसमें 4 राजसी शेर पीठ सटाकर बैठे हैं। इसके साथ ही आजीवकों और सन्यासियों के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई जटिल गुफाएं भी इस बात का सबूत हैं कि उनकी कलाकारी कितनी बारीक थी। हाथी, बैल और घोड़े जैसे प्रतीकों ने इसे और भी खास बना दिया था। अब चलते हैं इस साम्राज्य के पतन की ओर और देखते हैं कि इसकी स्थायी विरासत का आज के आधुनिक भारत पर क्या असर है। खैर, हर बड़ी चीज का एक न एक दिन अंत तो होता ही है। अशोक के निधन के बाद यह विशाल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। गद्दी पर जो लोग बैठे वो इतने मजबूत नहीं थे। लीडरशिप की कमी, दरबार की गुटबाजी और आपसी झगड़ों ने इस मजबूत ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और इसी के साथ प्राचीन भारत के इस पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, उसकी छाप आज भी आधुनिक भारत की रगों में दौड़ रही है। जरा सोचिए, सारनाथ का वो 4 शिरों वाला पिलर आज हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक के धर्मचक्र की 24 तीलियां हमारे तिरंगे के बिल्कुल बीच में शान से मौजूद हैं। उनके शांति, अहिंसा और जीवों पर दया करने के नागरिक सिद्धांत आज भी हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में साफ दिखाई देते हैं। विश्व शांति के उनके आदर्श आज भी हमारे संवैधानिक ढांचे में गूंजते हैं। सत्ता से शांति तक अशोक की यात्रा, इस शानदार ऐतिहासिक सफर को यहीं खत्म करते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, कैसे एक बेहद सख्त और विशाल साम्राज्य ने एक ऐसी मानवीय सोच को जन्म दिया जो हजारों साल बाद आज भी हमारे बीच जिंदा है। क्या असीम सत्ता और गहरी करुणा का ऐसा अनोखा संगम इतिहास में फिर कभी देखने को मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।